नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम यानी वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली। इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिएगा उसे। और प्लीज आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में। ये हम जान चुके हैं पहले ही के क्षैतिज गतिमान हवा ही पवन कहलाती है। यानी हवाएं जो क्षैतिज होती हैं, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इन क्षैतिज गतिमान हवाओं को ही हम पवन कहते हैं। जब ये पवनें पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें हैं, ये मुख्य रूप से तीन संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। वो तीन संयुक्त प्रभाव कौन कौन से हैं? पहला है दाब प्रवणता प्रभाव, दूसरा है घर्षण बल और तीसरा है कोरियोलिस बल। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी पवनों को नीचे प्रवाहित करने का काम करता है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया है आपको। हाई प्रेशर है, यहाँ पर हवाएं नीचे की ओर आ रही हैं, यानी क्या हो रही हैं? कन्वर्जेंस हो रही हैं। ये कन्वर्जेंट हो रही हैं यानी कि यहाँ पर हवाएं क्या हो रही हैं? आपकी कन्वर्ज हो रही हैं। ये लो प्रेशर है, यहाँ से जो हवाएं जाती हैं वो इस तरह से जाती हैं। तो यहाँ पर ये हवाएं ऐसे आ रही हैं, यहाँ इस तरह से मूव करती हुई यहाँ पर ये हवाएं आती हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर ये हवाएं हो रही हैं डाइवर्जेंट हो रही हैं, ऊपर जाके हवाएं इस तरह से फैल जाती हैं। तो यहाँ पर ये हवाएं डाइवर्जेंट हो रही हैं। यहाँ पर इस तरह से साइक्लोन बनते हैं सरफेस पर। यहाँ पर जब मध्य में हाई प्रेशर होता है तो एंटी साइक्लोन बनते हैं। जब सरफेस में लो प्रेशर होता है, मध्य भाग में लो प्रेशर होता है तो साइक्लोन बनते हैं, और हाई प्रेशर होता है तो एंटी साइक्लोन बनते हैं। देखो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि यहाँ पर समदाब रेखाएं, समदाब रेखाओं के मध्य में यानी बीचों बीच केंद्र में क्या है? हाई प्रेशर है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर वाली समदाब रेखा है, ये उसके ऊपर उससे कम वायुमंडलीय दाब वाली समरेखा है, उसके बाद उससे कम वायुमंडलीय दाब वाली समरेखा है। तो यहाँ पर केंद्र में जब हाई प्रेशर होता है और वहां लो प्रेशर होता है, तो यहाँ से हवाएं इस तरह से चलती हैं। यहाँ पर इन हवाओं की दिशा दिखा रखी है, ये हवाएं इस तरह से चलती हैं। यहाँ पर हवाओं की दिशा दिखा रखी है आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से, यानी हवाएं इस तरह से मूव कर रही हैं। हवाएं इस तरह से मूव कर रही हैं। हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ जा रही हैं? लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि केंद्र में हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है, तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। यहाँ पर लो प्रेशर है केंद्र में और बाहर है इसके हाई प्रेशर। ये लो प्रेशर वाली अपनी समदाब रेखा है, इसके ऊपर इससे हाई वायुमंडलीय दाब यानी हाई प्रेशर वाली समदाब रेखा है, उससे ऊपर इससे हाई प्रेशर वाली समदाब रेखा है। तो यहाँ पर जो हवाएं आती हैं वो अंदर की तरफ आती हैं और इस तरह से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आती हैं हाई प्रेशर से। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इन प्रभावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दाब प्रवणता बल, अर्थात प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये होता क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। अब इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जो अंतर है वो ही आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या दाब प्रवणता बल कहलाता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो ही आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या दाब प्रवणता बल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। वायुमंडल में दाब में भिन्नता होती है, यानी एक तरफ हाई प्रेशर है और दूसरी तरफ लो प्रेशर है। तो ये वायुमंडलीय दाब में जो भिन्नता है, इसी के कारण एक बल उत्पन्न होता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर पर दाब प्रवणता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वहां पर दाब की जो परिवर्तन की दर है वही दाब प्रवणता है। अर्थात जब हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर में कितना अंतर आ रहा है, वही आपकी दाब प्रवणता कहलाती है। यहाँ पर सपोज करो 100 MB वायुमंडलीय दाब है और यहाँ पर आपका 80 MB वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ पर जो दाब प्रवणता है वो कितने की है? 20 MB की। कितने की आ रही है? 100 और 80 है।
तो 100 MB में से हाई प्रेशर में से लो प्रेशर 80 MB घटाएंगे तो कितने की दाब प्रवणता आ रही है? 20 MB की। अर्थात यहाँ पर दाब प्रवणता आ रही है 20 MB की। तो हवाएं अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब जैसे जैसे ये इनका अंतर है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हवाओं की गति भी बढ़ती चली जाती है। जहां समताप रेखाएं बहुत ज्यादा पास पास होती हैं वहां पर दाब प्रवणता अधिक होती है। जब समताप रेखाओं के बीच में जो दूरी होने ज्यादा दूरी होती है तो दाब प्रवणता कम होती है। अर्थात ये जो समताप रेखाएं अगर इनके बीच में दूरी ज्यादा है तो दाब प्रवणता कम होगी, यदि इनके बीच में दूरी कम है तो दाब प्रवणता अधिक होती है। अगला है हमारा घर्षण बल, जो वायु के वेग और दिशा दोनों को प्रभावित करता है। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण बल सर्वाधिक होता है तथा इसकी ऊंचाई पर जब जाते हैं, प्राय 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां तक घर्षण बल देखने को मिलता है। इसके ऊपर घर्षण बल नहीं होता है। और समुद्र की जो सतह होती है वहां पर घर्षण बल न्यूनतम होता है या कह सकते हैं शून्य होता है। देखो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। अब हवाएं यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट फोर्स जनरेट होता है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। और नीचे इस बल को कोरियोलिस बल होता है, ये इसको संतुलित कर देता है यहाँ पर। अर्थात जब हम 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ऊपर वायुमंडल में तो वहां पर इन हवाओं पर जो बल लगता है एक प्रेशर ग्रेडियंट बल होता है, जो ये दिखा रहा है प्रेशर ग्रेडियंट बल ऊपर की ओर लग रहा है। इस बल को कोरियोलिस बल है, ये संतुलित कर देता है। तब हवाएं यहाँ पर इसके 90 डिग्री पर प्रवाहित होती हैं और इनको हम जियोस्ट्रोफिक विंड या भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट है, यहाँ कोरियोलिस बल है। अब यहाँ पर बेंड्स हैं, वो सीधी 90 डिग्री पर नहीं चल के कुछ इस तरह से मूव कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बल फोर्स है वो भी काम करता है। फ्रिक्शन के कारण हवाओं की गति है वो मंद हो जाती है। पृथ्वी की सतह पर जब हवाएं चलती हैं, ये सब कुछ करो पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर बेंड्स आ रही हैं। अब ये बेंड्स के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है ऊंचा, वो इन हवाओं की दिशा और गति दोनों को बदल देता है। कोई पठार आ जाता है, घने जंगल आ जाते हैं जिनमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी इन वायु की गति को और पवनों की गति को और वेग को प्रभावित करते हैं, इनकी दिशा को भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से घर्षण बल है वो पृथ्वी की सतह से 103 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही काम करता है, उसके बाद घर्षण बल काम नहीं करता। वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी कि दाब प्रवणता कोरियोलिस बल के द्वारा संतुलित कर जाती है और वहां पर जो पवनें चलती हैं उनको हम जियोस्ट्रोफिक विंड्स या भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या है पहले इसको समझें। देखो पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो एक बल जनरेट होता है, उस बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। देखो सपोज करो यहां से ये हवाएं इस तरह से नीचे की ओर मूव कर रही थी, यानी ध्रुवों से ये कहां पर आ रही हैं, ध्रुवों से हवाएं आ रही हैं भूमध्य रेखा की तरफ। अब ये हवाएं बिल्कुल सीधी आने चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये हवाएं यहाँ पर सीधी नहीं जाकर ये हवाएं इस तरह से यहाँ पर घूम जाती हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल जनरेट होता है वो कोरियोलिस बल कहलाता है। देखो उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं सीधी आनी चाहिए थी, सीधी नहीं आती हैं, जबकि ये हवाएं घूम जाती हैं किस ओर, अपने राइट की तरफ घूम जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक ऐसा ही दक्षिण गोलार्ध में होता है, दक्षिण गोलार्ध में हवाएं जानी तो यहाँ पर चाहिए थी, लेकिन ये हवाएं यहाँ पर नहीं जाकर अपने लेफ्ट में घूम जाती हैं। और ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल है वो जेनरेट होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन से के कारण पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो उससे हवाओं की दिशा है वो प्रभावित होती है। सन 1844 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को हम कोरियोलिस बल के नाम से जानने लगे हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले खोजा, बताया 1844 में, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया कोरियोलिस बल। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ, यानी पवनों की मूल दिशा ये है, और ये घूम जाती हैं अपनी दाहिनी तरफ, यानी इस तरह से घूम जाती हैं। जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये पवनें
बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो पवनें ऐसे जानी चाहिए थी, अब ये पवनें ऐसे नहीं जा करके इधर की ओर अपनी बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग बहुत ज्यादा होता है तब विक्षेपण और ज्यादा होगा। जैसे जैसे पवनों का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिफ्लेक्शन है या विक्षेपण भी बढ़ता है। कोरियोलिस बल है ये अक्षांशों के कोण के बिल्कुल सीधा समानुपात में बढ़ता है। अर्थात जैसे जैसे हम यहाँ से देखो, हम एक बार फिर से दिखाएं आपको अक्षांशों पर कि किस तरह से अक्षांशों पर कोणों का ये समानुपात काम करता है। देखो, यहाँ से हम जब 23.5 डिग्री पर जाते हैं तो यहाँ पर कोरियोलिस बल कम होगा। जब 60 डिग्री पर जाएंगे तो यहाँ पर कोरियोलिस बल 23 डिग्री की तुलना में और ज्यादा होगा। ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा होगा। जब ध्रुव पर जाएंगे तो यहाँ पर कोरियोलिस बल है वो मैक्सिमम होता है। तो कोरियोलिस बल है वो अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर यह अनुपस्थित होता है या बिल्कुल जीरो होता है। अर्थात कोरियोलिस बल जो है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा पाया जाएगा यहाँ पर, और भूमध्य रेखा पर यहाँ पर यह अनुपस्थित होता है या इसका मान है वो जीरो होता है। यहाँ पर इस कोरियोलिस बल को समझाने का प्रयास किया है। आप देखिए, ये एक बच्चा है जो मूव कर रहा है। इस बच्चे को जाना तो ऐसे चाहिए था। एक्चुअल जो पथ था, ये बच्चा जब यहाँ नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आता है तो बच्चे का जो रास्ता है वो तो ये होना चाहिए, लेकिन बच्चा इस रास्ते पर नहीं जाकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो ये आपका कोरियोलिस बल है। यहाँ पर दिखाया गया ये एक्सपेक्टेड पाथ है और ये एक्चुअल पाथ था। यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है इस तरह, पश्चिम से पूरब की तरफ। बच्चे को आना तो यहाँ पर चाहिए था, लेकिन बच्चा यहाँ पर नहीं आता है और वो यहाँ पर पहुंच जाता है। किसके कारण? कोरियोलिस फोर्स के कारण, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पर ये समझाया है जीआईएफ के द्वारा कि किस तरह से कोरियोलिस बल है वो वर्क कर रहा है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण किस तरह से कोरियोलिस बल है वो वर्क कर रहा है। देखो, यहाँ पर एक यान है जिसको सीधा यहाँ जाना था, लेकिन यहाँ पर नहीं जाकर ये अपने कहाँ घूम जाता है? राइट में घूम जाता है। तो ये कोरियोलिस बल के कारण ही ऐसा होता है। और आगे समझते हैं कोरियोलिस बल को। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर काम करता है। अच्छा, जो दाब प्रवणता होती है, यानी दाब प्रवणता यहाँ पर है, यहाँ पर जो अब ऊर्ध्वाधर पवनों की हम बात करें तो दाब प्रवणता है वो क्या होगी? यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। अब यहाँ पर दाब प्रवणता है। अब सपोज करो ये हवाएं इस तरह से चल रही हैं, तो ये इसके समकोण पर यहाँ पर ऐसे काम करता है और इनको इस तरह से घुमा देता है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर काम करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता बल है वो समदाब जो रेखाएं होती हैं उनके समकोण पर होता है। जितनी ज्यादा दाब प्रवणता होगी, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा भी उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें जो होती हैं इसी के आसपास बहती रहती हैं। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल है वो जीरो होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः यहाँ पर निम्न क्षेत्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और अधिक निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि इक्वेटर है ये, यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान होता है, वैल्यू होती है वो जीरो होती है, जिसके कारण यहाँ पर साइक्लोन नहीं बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर नहीं बनते हैं। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा है। जब ये ट्रेड विंड्स जिनको ऐसे आने चाहिए था बिल्कुल सीधा, सीधा नहीं आकर उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट में घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट पर घूम जाती हैं। किसके कारण घूमती हैं? कोरियोलिस फोर्स के कारण ही घूमती हैं। आगे चलें अब हम यहाँ पर देखो कोरियोलिस बल को वापस दिखाया गया है कि देखो रियल में तो ये इस जो बॉल का जो पाथ था ये था, जो बॉल है ये यहाँ से चलती है और यहीं पर आनी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण ये बल यहाँ पर नहीं आती है ये बॉल, और ये बॉल इस तरह से यहाँ घूम जाती है। तो ये किसका इफेक्ट है? कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव है जो हमें देखने को मिल रहा है। कोरियोलिस फोर्स को और बेटर एक्सप्लेन किया गया है कि ये है हमारी इक्वेटर। क्या है? ये हमारी इक्वेटर है। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं जब उत्तरी गोलार्ध में हम जाते हैं तो ये राइट में घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो ये लेफ्ट में घूम जाती हैं अपने में। कैसे घूमती हैं? देखो, यहाँ से हवाओं की दिशा है, मान लो ये इक्वेटर से जा रही है ध्रुवों की तरफ,
जब हवाएं इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये राइट में घूम जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जब मान लो इक्वेटर से ये हवाएं जा रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो यहाँ पर ये हवाएं इस तरह से अपने राइट में घूम जाती हैं। जब पोलर से यानी ध्रुवों से जब हवाएं इक्वेटर की तरफ जाती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने लेफ्ट में घूम जाती हैं, और जब उत्तरी गोलार्ध में आते हैं ये हवाएं ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ आती है तो ये अपने राइट घूम जाती हैं। ये है हमारी कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये पृथ्वी का रोटेशन की डायरेक्शन दिखाई गई है। यहाँ पर देखो, ये जो जा रही है ये हवा, ये इसका एक्चुअल पथ होना चाहिए था, स्टार्टिंग पाथ, लेकिन ये अपनी दिशा में परिवर्तित दिशा में चेंजेज आ जाता है इसकी में, और ये अपने लेफ्ट में घूम जाती है। अब हम बात करते हैं वायु दाब एवं पवनों की। देखो, अब तक हमने बात की थी पवनों का वेग और उनकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम वायु दाब और पवनों की बात करें तो पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों के परिणाम है। अर्थात पवनों का जो वेग है, पवनों की जो दिशा है, वो उसी पर डिपेंड करती है जिसके कारण ये हवाएं उत्पन्न होती है। और उनमें पहला जो बल है वो है हमारा दाब प्रवणता, जिसके कारण ये हवाएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं, और मुख्यतः दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से ही ये नियंत्रित होती हैं। हमारे जब वायुमंडल है, सपोज करिए वायुमंडल है, वायुमंडल से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर जाकर घर्षण बल नहीं रहता है, घर्षण बल हो जाता है खत्म। क्योंकि घर्षण बल तो पृथ्वी के धरातल पर ही काम करता है, जहाँ पर विभिन्न तरह की भौतिक आकृतियां देखने को मिलती है, जैसे कि पहाड़, बहुत सारे वन, पठार, ये घर्षण बल को द्वारा ये घर्षण बल के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण बल है वो हो जाता है खत्म। तो वहां पर एक बल होता है कोरियोलिस फोर्स, और दूसरा होता है प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको हम दाब प्रवणता कहते हैं। ये दो बल ही हवाओं को नियंत्रित करते हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का बल का प्रभाव नहीं होता है तो दाब प्रवणता बल है वो कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाती है, और इसके फलस्वरूप समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। क्या कहना चाह रहा है ये देखो, यहाँ पर जो हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में समझा था उसी को बता रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि जब अर्थ वह 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां पर कोरियोलिस फोर्स, ये ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, या कहें ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और ये कोरियोलिस बल के द्वारा क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पर फिर हवाएं इस तरह से चलती हैं जिनको हम भू विक्षेपी पवनें कहते हैं, या जियोस्ट्रॉफिक के नाम से इनको जाना जाता है। फलस्वरूप पवनें हैं वो समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से ही जानी जाती हैं। देखो, यहाँ पर फिर एयर सर्कुलेशन को दिखाया गया है, वो कैसे कि मान लो नॉर्थ पोल से हवाएं आ रही हैं इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ ये हवाएं आती हैं, इक्वेटर पर कोरियोलिस बर्स 0 होता है, तो यहाँ पर ये हवाएं बिल्कुल समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं। जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचती हैं बाहर, तो यहाँ पर ये हवाएं राइज होती हैं, फैलती हैं। कुछ हवाएं इधर चली जाती हैं उत्तरी गोलार्ध की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की तरफ, कुछ दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव की तरफ चल जाती हैं। अब यहाँ पर ये हवाएं फैलती हैं। जैसे ही ये हवाएं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ऊपर पहुंची हैं, ये ठंडी होने लगती हैं। ठंडी होने के बाद ये हवाएं श्रिंक होती हैं, जमने लगती हैं, और फिर ये नीचे की तरफ बैठने लगती हैं, और इस तरह से किसका निर्माण करती हैं, सेल का निर्माण होता है। इस तरह से किसका निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर हवाएं आती हैं, जैसे ही ये 0 डिग्री पे आती हैं यहाँ पर ये हवाएं राइज होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। जब ये गर्म हवाएं लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश या उससे ऊपर पहुंचती हैं तो ये हवाओं का तापमान है वो ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद ये हवाएं वापस फिर भारी हवाएं हो जाती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, तो फिर वापस नीचे आती हैं, और इस तरह से ये चक्रों का निर्माण करती है, जिनको हम फेरल सेल, हैडले सेल और पोलर सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बेंड्स, यानी वायुमंडलीय दाब एवं हवाएं। बिल्कुल यहाँ पर ये दिखा रखा है आपको। देखो, ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं, ये हमारा विषुवत वृत्त है। अब यहाँ पर ये आती है नॉर्थ ईस्ट विंड आती है, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट विंड यहाँ पर आती हैं, और जैसे ही ये पहुंचती हैं भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, यहाँ पर ये समदाब रेखाओं के पैरेलल प्रवाहित होती हैं। समदाब रेखाओं के जब ये पैरेलल प्रवाहित होती हैं तो फिर यहाँ पर आकर ये हवाएं ऊपर की ओर उठती है, राइज होती हैं, और लगभग 30 डिग्री से नॉर्थ पर और 30 डिग्री साउथ पर जाकर ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं।
ठंडी हवाएं भारी हो जाती हैं, फिर ये नीचे बैठने लगती हैं और इस तरह से 0 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच में एक सेल का निर्माण होता है जिसको हम हेडले सेल कहते हैं। ठीक ऐसे ही मिडिल एटीट्यूड में होता है। हवाएं यहाँ से ये हवाएं इस तरह से जा रही हैं जिनको पछुआ पवने कह रहे हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। अब वेस्टर्लीज हवाएं ये ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर की ओर उठने के बाद ये हवाएं वापस क्या होती हैं, सिंक होती हैं। ये हवाएं ऐसे जाती हैं और ये हवाएं ऊपर जाकर फिर ठंडी हो जाती हैं। गर्म हवाएं उठती हैं और ठंडी हो जाती हैं 60 डिग्री के आसपास। और यहाँ से ये वापस, सॉरी मैंने गलत बताया, यहाँ पर ये गर्म हवाएं होती हैं। ये गर्म हवाएं होती हैं, ये यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ पर जाने के बाद कुछ हवाएं इस ओर फैलती हैं। देखो इसको वापस एक्सप्लेन करते हैं, ऊपर वाले को हम गलत बोल गए थे थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर है लो प्रेशर 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर है हाई प्रेशर। अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है जिनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं, पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं इनको। ठीक ऐसा ही होता है हमारे दक्षिणी ध्रुव में भी होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अब यहाँ पर ये हवाएं जो ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठने के बाद 60 डिग्री अक्षांश पर आने के बाद ये हवाएं फैलती हैं। कुछ हवाएं इस ओर मूव करती हैं और कुछ हवाएं हैं वो इधर की ओर, यानी यहाँ पर आकर हवाएं दोनों साइड फैल जाती हैं। अब जैसे ही हवाएं वापस 30 डिग्री के आसपास आती हैं, यहाँ पर ये हवाएं ठंडी होती हैं। ठंडी होने के बाद ये वापस श्रंक होती हैं और भारी हवाएं वो नीचे बैठ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक शेल का निर्माण होता है, मिड लैटिट्यूड सेल, जिसको हम फेरल सेल कहते हैं। अब 60 डिग्री पर है आपका लो प्रेशर और पोलर पोलर रीजन पर है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर हाई प्रेशर है। अब हवाएं वापिस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं और फिर एक सेल का निर्माण होता है इस तरह से, जिसको हम पोलर सेल के नाम से जानते हैं। 30 डिग्री से और 60 डिग्री की उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के बीच में जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं अपने राइट घूमती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपने राइट घूमती हैं, सॉरी। और दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में तो ये हवाएं अपने ऊपर की ओर जानी राइट घूमेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो हवाएं अपने लेफ्ट में घूम जाती हैं। देखो हवाएं ऐसे आ रही थी, अभी हवाएं ऐसे नहीं जाकर ऐसे घूम जाती हैं तो लेफ्ट में घूम जाती हैं, जिनको वेस्टर्लीज कहते हैं, पछुआ पवने कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हमने ऐसे जानी चाहिए थी पवने, ये पवने ऐसे नहीं जाकर अपने राइट में घूम जाती हैं, जिनको हम वेस्टर्लीज या पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम को दिखाया गया है। ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसको इक्वेटोरियल लो या इक्वेटोरियल लो प्रेशर कहते हैं, या इस क्षेत्र को हम डॉल ड्रम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री से और 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इस क्षेत्र को हम कहते हैं ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, जिसको हॉर्स टेल के नाम से भी जानता है। अर्थात ये जो क्षेत्र है ये 30 से 35 डिग्री में यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या होता है भाई, हाई प्रेशर होता है, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं या ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इक्वेटोरियल रीजन है, ये लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो लो होता है। अब हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ इस तरह से प्रवाहित होती हैं। इन हवाओं को हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक वायुदाब की पेटी बनती है। 30 से 35 डिग्री जहां पर हॉर्स टेल है, यहाँ पर ये जो जगह है ये हाई प्रेशर है। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पर, यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं सब पोलार लो प्रेशर, यानी सब पोलार निम्न दाब क्षेत्र। तो अब हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलार लो प्रेशर की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं इस तरह से, जिनको हम फ्रीवेलिंग वेस्टर्लीज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पछुआ पवने। अब ये पवने जब ऊपर की ओर जाती हैं तो यहाँ पर भी ये क्या बनाती है, प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती हैं। 60 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जब हम 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ पर फिर हाई प्रेशर देखने को मिलता है यहाँ पर, और यहाँ से फिर हवाएं हाई प्रेशर से और फिर 60 डिग्री की तरफ इस तरह से चलती हैं, हाई प्रेशर से लो तरफ की तरफ। इनको हम कहते हैं ध्रुवी पूर्वी पवने, पोलर एस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी कुछ प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम था जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे चलें। अब हम बात करते हैं वायुदाब और पवनों के बारे में ही बात कर रहे हैं और आगे बात करते हैं। पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का एक परिणाम है, जो 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में जो धरातल या घर्षण है उसका प्रभाव मुक्त हो जाता है और वहां पर से दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल इनको नियंत्रित करते हैं।
जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण बल का प्रभाव नहीं हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल को संतुलित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। इन्हें हम भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानते हैं। ये चीज यहीं पर दिखाई है। देखो, पर्याय पृथ्वी की सतह से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बल खत्म हो जाता है जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। तो यहाँ पर दो बल काम करते हैं। ये है हमारी समदाब रेखाएं हैं जो 704 मिलीबार की है। ये एक समदाब रेखा है जो 708 मिलीबार की है। यहाँ पर दो बल काम कर रहे हैं। एक है ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, इसको हम कहते हैं भाई क्षैतिज दाब प्रवणता, और इस क्षैतिज दाब प्रवणता बल को संतुलित कर देता है कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो अपने राइट में चलती हैं, जिनको भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। और ये पवनें समदाब रेखा है, ये 704 मिलीबार वाली और 708 मिलीबार वाली इसके पैरेलल बहती हैं, समानांतर बहती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी ठीक ऐसा ही होता है। ये एक समदाब रेखा है 704 मिलीबार की, ये एक 708 मिलीबार की समदाब रेखा है। अब जब ऊपर की ओर एक बल काम कर रहा है जिसको प्रेशर ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं हम, नीचे की ओर बल एक काम करता है जिसको कोरियोलिस बल का के नाम से जानते हैं। अब 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण बल का मान 0 हो जाता है, अनुपस्थित रहता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट को यानी क्षैतिज दाब प्रवणता को कोरियोलिस बल है यह संतुलित कर देता है। और यहाँ पर पवनें अपनी समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं, जिनको हम भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें अब लेफ्ट हैंड पर चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड पर चलती हैं। निम्न दाब क्षेत्रों के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। निम्न दाब क्षेत्र जो होता है लो प्रेशर, उसके चारों तरफ जो हवाएं चलती हैं इसको हम परिक्रमण को चक्रवाती परिसंचरण के नाम से जानते हैं। जबकि उच्च वायु दाब क्षेत्र में चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवात कहलाता है। जबकि हाई प्रेशर है यहाँ पर, और हाई प्रेशर के चारों तरफ जो पवनें चलती हैं उनको हम एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात के नाम से जानते हैं। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है, अर्थात एक साइक्लोनिक होता है तो दूसरा एंटी साइक्लोनिक होता है। जब केंद्र में लो प्रेशर है तो हवाएं इसके चारों तरफ जो होंगी वो हाई प्रेशर वाली समदाब रेखाएं होंगी, इसके चारों तरफ होंगी वो हाई प्रेशर वाली समदाब रेखाएं होंगी। जब केंद्र में हाई प्रेशर है तो इसके चारों ओर जो समदाब रेखाएं होंगी वो लो प्रेशर वाली होंगी, ये जो समदाब रेखाएं होंगी वो लो प्रेशर वाली होंगी। जब केंद्र में लो प्रेशर है तो साइक्लोन बनता है, जब केंद्र में हाई प्रेशर है तो एंटी साइक्लोन बनता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात की। चक्रवात में क्या होगा, केंद्र में लो प्रेशर होगा यानी केंद्र में दाब की दिशा होगी वो निम्न होगी। अब इसमें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत मूव करेंगी हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप ये मूव करती हैं। प्रति चक्रवात की बात करें तो जब प्रति चक्रवात तब बनते हैं जब केंद्र में उच्च वायु दाब होता है। यहाँ पर हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप काम करेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत काम करती हैं, अर्थात ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण से संबंधित होता है। प्राय निम्न दाब क्षेत्रों में वायु अभिसरित होती है और ये ऊपर उठेगी। उच्च वायु दाब क्षेत्रों में पवनों का अवतलन होता है तथा ये धरातल पर अपसरित होती हैं। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्रों के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनते हैं और बादल बनने के फलस्वरूप वर्षण होता है। क्या कह रहा है, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह पर ये हवाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं, अर्थात ये आर्द्र पवनें होती हैं, गर्म पवनें होती हैं, ये ऊपर की ओर उठती हैं। तो यहाँ पर ये अभिसरित होती हैं। क्या होती हैं, अभिसरित, यानी हवाएं यहाँ पर ऊपर की ओर उठती हैं, मिलकर ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर की ओर अपवेलिंग होती हुई हवाएं जाती हैं। जैसे ही हवाएं ऊपर पहुंचती हैं थोड़ी ठंडी होती हैं, ठंडी होने के बाद ये हवाएं अपसरित हो जाती हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। यहाँ पर ये हवाएं क्या हो रही हैं, कन्वर्जेंट हो रही हैं और यहाँ पर ये डाइवर्जेंट हो रही हैं। अब ये 30 डिग्री के आसपास ये हवाएं जब डाइवर्जेंट होती हैं, अपसरित होती हैं, तो ये धीरे धीरे इस तरह से फैलती हैं और फैलने के बाद ये जब इनका तापमान है वो कम हो जाता है, जब तापमान कम हो जाता है तो ये पवनें वापस फिर से क्या होने लगती है, कन्वर्जेंट होने लगती हैं, अभिसरित होने लगती हैं। जब ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो पृथ्वी की सतह की तरफ वापस आती है और यहाँ पर आकर ये फिर से अपसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इस तरह से ये वायुमंडल का परिसंचरण ये पाया जाता है और ये चलता रहता है। जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर अपहिसरित होती हैं, अपवेलिंग होती हैं, तो ये आर्द्र हवाएं ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करती हैं और बादलों का निर्माण होता है जिससे क्या होती है भाई, बारिश होती है, जिससे क्या होती है, बारिश होती है।
ठीक ऐसा यहाँ दिखाया है कि भूमंडलीय पवनों का जो प्रारूप है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात है वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल के ताप में भिन्नता आती है अक्षांशों के अनुरूप। वायु दाब की जो पेटियां होती हैं उनकी उपस्थिति के कारण भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, वायुदाब पेटियों का सौर विकिरणों के साथ विस्थापन, महासागरों तथा महाद्वीपों का वितरण तथा पृथ्वी का घूर्णन। ये कुछ वो बातें हैं जो वायुमंडल में भूमंडलीय पवनों के प्रारूप को प्रभावित करती हैं। देखो यहाँ पर ठीक ऐसे ही दिखाया है, जब गर्म हवाएं होती हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। ये आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद ये हवाएं डाइवर्जेंट होती हैं, अपसरित होती हैं और उसके बाद जब ये लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास पहुंचती हैं तो वहां पर यह हवाओं का तापमान है वो ठंडा हो जाता है। अब ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं। जब ये ठंडी हवाएं हो जाती हैं तो फिर ये नीचे की तरफ सिंक करती हैं, इनका अवतलन होता है और ये हवाएं नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। जब नीचे की तरफ ये बैठ जाती हैं तो जहां पर वार्म एयर राइज हुई थी यहाँ पर जो रिक्त स्थान हो जाता है, खाली जगह होती है, इसको भरने के लिए ये ही हवाएं फिर वापस यहाँ पर आती हैं। तो इस तरह से जो है हवाओं का परिसंचरण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है और इस तरह से वायुमंडल में परिसंचरण होता रहता है। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही दिखाया है। वायुमंडल के परिसंचरण में किस तरह से हेडली सेल का निर्माण हुआ है उसको हम समझाते हैं एक बार। यहाँ पर यह है हमारा 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। अब यहाँ पर है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पर है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जहां पर की हाई प्रेशर है। यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये हाई प्रेशर बेल्ट है जिसको सब ट्रॉपिकल बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है और 0 डिग्री पर यहाँ पर लो प्रेशर है तो अब ये हवाएं इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें साउथ दक्षिणी गोलार्ध से भी आती हैं और उत्तरी गोलार्ध से भी आती हैं। ये पवनें अब 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त पर आकर ये बिल्कुल समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती हैं और उसके बाद ये पवनें इस तरह से अपसरित हो जाती हैं, राइज होकर ये ऊपर जाकर ये पवनें फैल जाती हैं। फैलने के बाद पवनें जब ये 30 डिग्री अक्षांश के आसपास पहुंचती हैं तो यहाँ पर ये हवाएं ठंडी होती हैं। ये हवाएं ठंडी होने के बाद वापस सिंक होती हैं। जब ये बहुत भारी हो जाती हैं तो पृथ्वी की सतह की तरफ आती हैं। पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो यहाँ पर जो हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही थी उस हवा का ये स्थान लेती हैं और ये वापस फिर से राइज होती हैं और वापस इसी तरह से ये फिर से मूव होने लगती हैं, ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद ये अपसरित होती हैं, अपसरित होने के बाद ठंडी होती हैं, ठंडी होने के बाद भारी हो जाती हैं और फिर ये पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर आती हैं और इस तरह से यहाँ पर एक सेल का फॉर्मेशन करती हैं, एक कोस्ट का निर्माण करती हैं जिसको हेडले सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक ये यहाँ पर समझाया। गर्म हवाएं पहले अपवेलिंग हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, ये हवाएं धीरे धीरे यहाँ पर आकर फैल जाती हैं। कुछ उत्तरी गोलार्ध में, कुछ दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं जब यहाँ फैल जाती हैं तो ये हवाएं जब धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो 30 डिग्री के आसपास जाकर ये हवाएं ठंडी होती हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आकर ये हवाएं ठंडी होती हैं। जब ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं तो ये हवाएं भारी हो जाती हैं। भारी हवाएं होती हैं वो नीचे की तरफ फिर सिंक करती हैं और पृथ्वी की सतह पर आकर ये इकट्ठा हो जाती हैं। पृथ्वी की सतह पर आकर ये इकट्ठा हो जाती हैं। अब यहाँ से जो गर्म हवाएं जो ऊपर उठ रही हैं, आर्द्र हवाएं जो ऊपर उठ रही हैं, उन हवाओं का स्थान लेने के लिए ये ही पवनें वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हेडले सेल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण की हम बात करें तो वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अर्थात वायुमंडल का जो परिसंचरण होता है इसके कारण महासागरों का जो पानी है वो भी मूव करता है और पानी के मूव होने से हमारी पृथ्वी की जलवायु है वो भी प्रभावित होती है। यहाँ पर वही चीजें दिखाई गई हैं। ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश है जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर यहाँ पर ये ITCZ है। ये ITCZ मूव होता रहता है, सूर्य की मूविंग के साथ साथ ये भी मूव होता रहता है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं इस तरह से और वायुमंडल का परिसंचरण होता है और हेडले सेल का निर्माण होता है, पोलर सेल का भी निर्माण होता है। वायुमंडल का वही सामान्य सा एक परिसंचरण दिखाया गया है। यहाँ पर ये ITCZ दिखा रखा है।
गर्म हवाएं होती हैं, यहाँ पर लो प्रेशर है, ये गर्म हवाएं होती हैं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद ये हवाएं यहाँ पर फैल जाती हैं, फैलने के बाद ये हवाएं जब 30 डिग्री के आसपास पहुंचती है तो वापस ठंडी होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं वो फिर नीचे की तरफ सिंक करती हैं तो ये पृथ्वी की सतह पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब हवाएं हाई प्रेशर से फिर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं और इस तरह से वायुमंडल का परिसंचरण है वो चलता रहता है। उच्च सूर्य ताप व निम्न वायु दाब होने से अंतर उष्ण कटिबंधीय या आईटीसीजेड है, ये वायु का संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठ जाती हैं और अभिसरित होती हैं और वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती हैं। यह क्षोभमंडल के ऊपर लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं ये और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर वायु है वो इकट्ठा हो जाती है। ये इकट्ठी हुई वायु का फिर अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बना देता है जो कि 30 डिग्री पर होता है। अवतलन का एक कारण यह भी है कि जब ये वायु 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश पर पहुंचती है तो ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की और पूर्वी पवनों के रूप में बहने लगती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णीय कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड पर मिलती हैं और पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और उसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण कोष्ठ कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे कोष्ठ को हम हेडले सेल कहते हैं, जो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ है, जो कई बार बता दिया हेडले सेल का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। यही वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है कि मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती है, ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों में आती गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। धरातल पर जब ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और यह कोस्टफेरल सेल के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में ये प्रवाहित होती हैं। इस कोष्ठ को हम ध्रुवीय कोष्ठ कहते हैं, अर्थात ये हमारा हेडली सेल है, ये हमारा फेलर सेल है और ये हमारा पोलर सेल है जो हाई लैटिट्यूड पर बनता है। सामान्य परिसंचरण से महासागरों पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? देखो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर यहाँ पर हवाएं समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। यहाँ पर लो वायुमंडलीय दाब होता है, निम्न वायु दाब होता है, लेकिन यहाँ पर तापमान होता है वो हाई होता है, जिसके कारण यहाँ का जो पानी है या यहाँ पर जो तापमान है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गर्म पानी देखने को मिलता है महासागरों में। जहां पर ये रेडिश दिख रहा है हमको, ये गर्म पानी है। ये गर्म पानी जब ध्रुवों की तरफ जाता है इन हवाओं के साथ, वेस्टर्लीज के साथ, तो यहाँ तक पहुंचता है यह पानी और यहाँ से फिर ट्रेड विंड्स के द्वारा फिर वापस इधर की ओर मूव करता है। तो इस तरह से महासागर में कुछ करंट्स का निर्माण होता है जिनको ओशियन करंट कहते हैं, जिनको हम गर्म और ठंडी जलधाराओं के नाम से देखते हैं। तो यहाँ पर पानी है महासागर का, वो इन हवाओं के साथ मूव करता है, जिसके कारण हमारी जलवायु है वो प्रभावित होती है। यहाँ पर वही दिखाया गया है, हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेंस दिखाया गया है। ये 30 डिग्री नॉर्थ है जहां पर हाई प्रेशर होता है। ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं, यहाँ लो प्रेशर होता है। ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जहां पर फिर हाई प्रेशर होता है। ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जहां पर लो प्रेशर, दक्षिण अक्षांश है जहां पर लो प्रेशर होता है। ये ध्रुव है जहां पर हाई प्रेशर होता है। और उत्तर की ओर चलें तो ये 60 डिग्री है, यहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा और आपके ध्रुवों पर आपका हाई प्रेशर होगा। और यहाँ पर ये हवाएं इस तरह से, हवाएं जो गर्म हवाएं होते हैं 30 डिग्री नॉर्थ पे जहाँ पर हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर है या वायुमंडलीय दाब है वो ज्यादा है, तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो विषुवत वृत्त की तरफ चलती हैं। विषुवत वृत्त की तरफ चलने वाली ये हवाएं ये यहाँ पर समताप रेखाओं के समानांतर चलती हैं। दक्षिणी ध्रुव से भी आने वाली हवाएं और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से आने वाली हवाएं ये विषुवत वृत्त की तरफ ऐसे आती हैं और यहाँ पर आकर ये फिर इस तरह से एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं और यहाँ पर जाकर आईटीसीजेड के पर जाकर यहाँ पर ये लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर ये हवाएं राइज होती हैं। राइज होने के बाद ये हवाएं लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जाती हैं, जिसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहा जाता है और यहाँ से हवाएं वापस सिंक हो जाती हैं। तो इस तरह से वायुमंडलीय परिसंचरण है वो चलता रहता है। यहाँ पर वायुदाब पेटियों के बारे में बात की है, तो वायुदाब पेटियां यानी कि 0 डिग्री पुष्पथ व्रत से यानी 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है इसको हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री अक्षांश में। अब यहाँ पर लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र है। जब हम 23.5 से 35 डिग्री के बीच में है, यहाँ पर उत्तर में और दक्षिण में हाई प्रेशर देखने को मिलता है। 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री
दक्षिण में 23.5 से और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश पर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, जहां से ये पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, जिनको कि हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट में घूमती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में घूमती हैं। फिर हम 45 डिग्री से और लगभग 66 डिग्री के बीच में एक लो प्रेशर जोन पाया जाता है, जिसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ये उपध्रुवीय निम्न दाब वायु पेटियां, यहाँ पर प्रेशर लो होता है और 23.5 से 35 से डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर हाई प्रेशर है। तो अब हवाएं हाई से लो की तरफ जाती हैं, जिनको हम पछुआ पवनें कहते हैं, जिनको हम पछुआ पवनें के नाम से जाना जाता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट घूमती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट घूमती हैं। फिर 66.5 के बाद जब हम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं, यानी 80 से और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फिर से एक हाई प्रेशर देखने को मिलता है और इसके कारण हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, जिसको हम ध्रुवीय पवन के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारी वीडियो। थैंक यू, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।